तो बच्चों, आप सबका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट? एनी डाउट? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, गॉस थ्योरम है। गॉस थ्योरम का यूज़ हम लोग करते हैं किसी स्ट्रीट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में। ये सब निकाल लेते हैं आप लोग, डिराइव कर लेते हो। कैन यू डिराइव? बोलिए बच्चों, आप सीबीएसई बोर्ड से हो? ओके, तो क्या आप डिराइव कर लेते हैं? स्ट्रेट वायर जैसे अगर हम दे दें यहाँ पे कोई एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज है बेटा। क्या है ये? पॉजिटिवली चार्ज। और मैंने कहा इसका जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है वो है लैम्डा। कितना है? लैम्डा। और यहाँ से आर डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? What is the value of electric field at this point? क्या आप ड्राइव कर सकते हो? किस थ्योरम से? ये बोर्ड एग्जाम में बच्चों पूछता है। पढ़ा है आपने? सर ने पढ़ाया है इसके पहले जो पढ़ाते थे आपको। तो यहाँ से करते क्या थे हम? एक इमेजनरी सिलेंडर बनाते थे। क्या बनाते थे? इमेजनरी सिलेंडर, जिसका रेडियस कितना होता है बेटा? स्मॉल आर, और इसकी अपनी कुछ हाइट हम ले लेते हैं। मान लो कि एल हाइट है, सपोज हाइट इज एल या लेंथ कह लीजिए। तो एक हमने एक इमेजनरी सिलेंडर में इसको क्या किया? क्लोज किया। तो गॉस थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं? इस सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास कर रहा है ना, इस सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास करा, फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे दो तरीके से। एक गॉस थ्योरम के हेल्प से फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, और दूसरा कंडीशन है फ्लक्स का फार्मूला आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। पढ़ा है ई डॉट ए? सब कुछ भी नहीं पढ़ा बेटा आपने? यू आर न्यू स्टूडेंट्स? मिस हो गई थी। ओके, तो मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूं क्या आप लोग के लिए? बोलो बेटा। आप भी न्यू स्टूडेंट्स हो, तो आप लोग बताइए कि फर्स्ट चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, और उससे बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो आप लोग नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी बच्चों, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। ये फार्मूला होता है, ठीक है ना, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। क्लियर है? तो ये फार्मूला आपको डिराइव करना होता है गॉस के थ्योरम से, और गॉस लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। क्या कहता है गॉस लॉ? पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? गॉस का जो स्टेटमेंट होता है वो कहा उन्होंने कि कोई चार्ज Q किसी इमेजनरी सरफेस के अंदर क्लोज्ड है। क्लोज मतलब बंद है उसके अंदर। मैंने कहा ये क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस मतलब लाइक सपोज करो बेटा एक स्फीयर है, यहाँ पे क्या है? स्फीयर, किसी भी शेप का स्फीयर हो, या किसी आलू शेप का हो, टमाटर शेप का हो, किसी भी शेप का हो, कोई भी शेप हो, लेकिन हम इमेजनरी सरफेस बना लेते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं। और वो उसके अंदर एक चार्ज बंद है Q। कितना बंद है? Q। तो इससे क्या होगी? इसके सराउंडिंग अपनी फील्ड होती है। क्या होती है? फील्ड। चार्ज के सराउंडिंग जो फील्ड होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इमेजनरी लाइन से। उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पढ़ा है आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्कूल में भी? व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? Electric field lines are imaginary line along which a free test charge would move या can move if it is free to do so. Clear? यही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन। क्लियर? और इससे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसके सराउंडिंग क्या होंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेंगी। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? अवे जाती है। तो इसके सराउंडिंग क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और उस फील्ड को हम फील्ड लाइन से ही रिप्रेजेंट करते हैं।
तो फील्ड लाइंस को पहले आपको सीखना पड़ेगा, तब आप जानेंगे फ्लक्स क्या होता है। क्लियर? तो पहले क्या सीखेंगे बेटा? फील्ड लाइंस क्या होती है, फिर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को हम लोग कहते हैं फ्लक्स। क्या कहते हैं? फ्लक्स। तो जैसे मान लो यहाँ से 100 फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं? 100। तो इससे फ्लक्स कितना जा रहा है? 100 फ्लक्स है। क्लियर? नंबर को काउंट कर लेंगे। अब हम नंबर तो काउंट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये इमेजनरी लाइंस होती हैं, ये रियल नहीं होती हैं। ये हम लोग इमेजिन करते हैं कि ये चार्ज है, इसके सराउंडिंग एक फील्ड है। सपोज करो कि मैं एक चार्ज हूँ, मैं क्या हूँ? एक चार्ज हूँ। तो मेरे सराउंडिंग क्या है? मेरी फील्ड है। इस फील्ड में कोई भी आएगा, मैं उसको चारों तरफ से अपनी ओर खींच सकता हूँ, अट्रैक्ट कर सकता हूँ या रिपेल कर सकता हूँ। ठीक, इधर से रिपेल कर दिया, इधर से रिपेल किया, इधर से रिपेल किया। तो जिधर से रिपेल किया वो एक डायरेक्शन में आप एक लाइन इमेजिन कर सकती हो। इधर रिपेल कर रहा हूँ तो इधर एक लाइन इमेजिन कर सकती हो, इधर रिपेल कर रहा हूँ तो इधर एक लाइन इमेजिन कर सकते हो। तो कितनी लाइन इस तरह से बना सकते हो? इनफाइनाइट, बहुत सारी लाइन इमेजिन कर सकते हो। तो उस क्लोज सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इस फ्लक्स को बच्चों डिनोट करेंगे फाई से। किससे? फाई से। इलेक्ट्रिक का है तो ई से यहाँ लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ई। और गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, किसके? गॉस। गॉस का स्पेलिंग होता है GAUSS, गॉस थ्योरम, या इसे गॉस लॉ भी कहते हैं। ये कहते हैं कि अगर कोई चार्ज क्लोज है किसी इमेजनरी सरफेस के अंदर तो फाई इक्वल टू होता है Q/ε0। यही है गॉस थ्योरम। इससे हम फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? फ्लक्स। तो आपको मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना? उसके अगर हम पीछे स्टार्ट करते हैं तो कहीं वहाँ से स्टार्ट करें। अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं हम यहीं से स्टार्ट करें, जैसा आप लोग कहिए, एज यू विश। क्या चाहते हैं आप लोग? स्टार्टिंग से स्टार्ट करें कि हम यहाँ से स्टार्ट करें? क्योंकि सब कुछ आपको पढ़ना है। बिना पढ़े आगे के जो भी कॉन्सेप्ट हैं क्लियर नहीं होंगे। स्टार्टिंग्स करें? बिल्कुल। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी कुछ मत नोट करिए, अब जो मैं नोट कराऊंगा बच्चों वहाँ से आप लोग नोट करिए। तो फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिजिक्स, ठीक है ना? तो फर्स्ट लेक्चर आपका यहीं से स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। फर्स्ट चैप्टर डालिए, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। क्लियर है बेटा? ये फर्स्ट चैप्टर है। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपका पार्ट 1 बुक है NCERT का पार्ट 1 बुक, पार्ट 1 बुक जो है वो 2 कैटेगरी में बना हुआ है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट है और एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पार्ट है। क्लियर? तो हम लोग क्या सीख रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट सीखने जा रहे हैं। कौन सा पार्ट सीखने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर क्या है आपका? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और सेकंड चैप्टर जो आप बोल रहे थे कि हमें स्टार्ट ये करना है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो 2 चैप्टर हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में और 6 चैप्टर हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। टोटल कितने हो गए? 8। मतलब 8 चैप्टर्स आपको पढ़ना है पार्ट 1 बुक में। क्लियर बेटा? ओके। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही ये चैप्टर है। तो पहले हम मीनिंग जानेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, आपने नाम तो सुन लिया कि सर ने बोल दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब नहीं समझ में आया क्या होता है ये? चार्ज एट रेस्ट। गुड। क्यों? स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, और जहाँ इलेक्ट्रो वर्ड आ जाए, इलेक्ट्रिक वर्ड आ जाए, वो उसका मतलब सीधा सीधा क्या? चार्ज। तो इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। जब कोई चार्ज रेस्ट में हो तो उसकी स्टडी हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब जो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर है उसमें चार्ज कभी भी मोशन में नहीं मिलेगा आपको। किस में नहीं मिलेगा?
मोशन में नहीं मिलेगा, मतलब करंट की बात नहीं करेंगे आप। किसकी बात नहीं करेंगे? करंट की बात नहीं करेंगे। चार्ज रेस्ट में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, मतलब जो भी रूल्स पढ़ेंगे सब चार्ज रेस्ट कंडीशन वाली होगी। किस कंडीशन वाली होगी? रेस्ट वाली कंडीशन होगी, और वही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है ना। तो हेडिंग लगा दे बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज की डिफिनीशन सबको पता होता है। क्या होता है? व्हाट इज चार्ज? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। उस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन की होती है और प्रोटॉन की होती है, ठीक है ना। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। तो आप इसके डेफिनेशन नोट कर सकते हो। इट इज़ एन इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक का मतलब इंटरनल, अंदर की प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी। क्लियर ना बेटा? लिखिए, इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अगर आप नोट्स इसको लिखे होंगे तो रहने दीजिएगा, और जो नहीं लिखे वो नोट कर सकते हैं। इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ETC। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ETC। क्लियर है बेटा? which produces electric effect, which produces electric effect and magnetic effect। ठीक है ना? यही है बस। अब बात करते हैं कि अमाउंट ऑफ चार्ज किसी बॉडी पर कैसे हम कैलकुलेट करें। कोई बॉडी है, मान लो ये एक बॉडी है, अब इस पर चार्ज हम कैसे कैलकुलेट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें चार्ज हम तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाए, जब यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाए, या कुछ इसमें इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाए, आ जाए कहीं से, तो ये बॉडी अपने आप क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। क्लियर ना? तो किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन का लॉस होना और गेन होना ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जब लॉस होगा तो क्या होगा? ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। जैसे सपोज करो कि मेरे पास 101 रुपया है। कितना है? 101, और आपके पास है 99 रुपीज़। आपने मुझसे क्या कहा कि सर मुझे भी 100 रुपीज़ करना है, 100 का नोट बन जाए, है ना। तो क्या करेंगे आप? मुझसे 1 रुपये उधार ले लेंगे, है ना। तो आपने लिया, आप क्या हो गए? रेडी हो गए, नेगेटिव हो गए, और मैंने दिया तो मैं क्या हुआ? धनी, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इस लॉजिक से आप समझ सकते हो, है ना। इस लॉजिक से आप ये समझ सकते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा हो तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज, है ना। तो हम कह सकते हैं चार्ज आर ऑफ 2 टाइप्स। कितने टाइप्स के? तो लिख लीजिए, पॉजिटिव एंड सेकंड क्या है? नेगेटिव चार्ज। क्लियर है ना? यहाँ क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शॉर्ट में आप इसे नोट कर लीजिए। मतलब जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, सपोज करो सोडियम है, क्या है? सोडियम, इससे एक इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हो जाए तो क्या बनता है? ये कहोगे सर Na+ बनता है ना। और एल्यूमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए तो क्या बनेगा? Al++ बनता है। ये सब पढ़ा है ना आपने। तो जब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो Na+ बना, और Na+ क्यों बना? क्योंकि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी हो गई, है ना। एक इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? कमी हुई, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ क्या किया? इंक्रीज हो गया। तो इस केस में आप कहेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो पॉजिटिव चार्ज केस में ये पॉइंट जरूर याद रखना बच्चों, ठीक है। नेगेटिव चार्ज क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? गेन होता है यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो प्रोटॉन क्या होगा? कम पड़ जाएगा, है ना। प्रोटॉन क्या होगा? कम पड़ जाएगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? अगर कोई बॉडी न्यूट्रल होती है तो क्या कहते हो आप लोग? फॉर न्यूट्रल बॉडी आप कहोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही कहते हैं ना। कोई एटम अगर न्यूट्रल है तो क्यों न्यूट्रल होता है बेटा? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इसलिए क्या होता है? वो बॉडी न्यूट्रल होती है।
क्लियर? तो यही है चार्ज का मेन कॉज। क्लियर है? तो इतना पॉइंट आपने नोट कर लिया, एरेस कर दे अब। ओके, ठीक है। तो यही है क्या आपका चार्ज। अब अमाउंट ऑफ चार्ज को कैसे डिनोट करें? क्या आप चार्ज को डिनोट कर सकते हो क्या? चार्ज को डिनोट कर सकते हो? चार्ज को आप डिनोट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन अमाउंट ऑफ चार्ज को डिनोट कर सकते हो। तो अमाउंट ऑफ चार्ज को डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। अमाउंट ऑफ चार्ज इज डिनोटेड बाई कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। ठीक है ना? या तो आप कैपिटल क्यू से डिनोट कर सकते हो या तो स्मॉल क्यू से। क्लियर है बेटा? कोई भी आप यूज कर सकते हो, चाहे कैपिटल क्यू कह दीजिए या स्मॉल क्यू कह दीजिए, सब एक ही इक्वल है, सब इक्वल। ठीक है? और यही अमाउंट ऑफ चार्ज को हम लोग बताएंगे कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर है कि वेक्टर है। तो ये कैसी क्वांटिटी है? अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। यू कैन राइट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी बेटा? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है ना? और जो इसकी एसआई यूनिट होती है, क्या होती है वो? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? कहोगे कूलम्ब। क्या होती है? कूलम्ब। कैपिटल सी से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है ना? इसके अदर यूनिट्स भी हैं। अदर यूनिट्स कौन कौन से होते हैं? अदर यूनिट्स आर मिली कूलम्ब, माइक्रो कूलम्ब एंड पीको कूलम्ब। 1 मिली कूलम्ब इज इक्वल टू 10⁻³ कूलम्ब, 1 माइक्रो कूलम्ब 10⁻6 कूलम्ब, 1 पीको कूलम्ब 10⁻12 कूलम्ब। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। न्यूमेरिकल्स में आपको कन्वर्ट करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। कभी कभी सवाल जो देता है न्यूमेरिकल्स दे देता है वो माइक्रो कूलम में दिया रहता है, या तो मिली कूलम में या तो पीको कूलम में दिया रहेगा। तो क्या करेंगे आप? सबको एक सिस्टम में रखेंगे। एसआई सिस्टम है तो सबको एसआई सिस्टम, और सीजीएस सिस्टम है तो सबको सीजीएस सिस्टम में रख के ही न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। अदरवाइज न्यूमेरिकल में हमेशा आप लोग परेशान रहेंगे। ओके बेटा, डन। ये आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। इतनी बातें आपने पहले से भी पढ़ रखा है, स्कूल में सर भी पढ़ा चुके होंगे, लेकिन थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न आप लोग को है अभी भी। आप सभी अच्छे हो, कभी आपने क्लास को मिस भी कर दिया है ना? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तभी होती है जब आप क्लास को मिस करते हो। क्लास कभी नहीं मिस करना चाहिए। ये मान चलिए अगर मैं एक दिन मिस करूंगा तो मेरा 1 लाख रुपए का नुकसान होगा। ये दिमाग में बैठा कर रखा करिए, क्योंकि एजुकेशन क्या है? एक पावर है आपके लिए, रियल पावर फ्यूचर में। यही आपको एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाएगी, एजुकेशन, है ना? तो बहुत बड़ी बात है। तो क्लास को ना मिस करिए, स्टूडेंट्स लाइफ है अभी। ठीक है? शादी पार्टी तो होती रहेंगी, है ना? हाँ, चलिए एरेस करें बेटा। ओके, अब हम बात करें कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज़, बेसिक प्रॉपर्टीज़, बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। कितने प्रॉपर्टीज़ होते हैं बेसिक? 3। कितने? 3। जानते हो आप लोग बच्चों कौन कौन से हैं? वो नहीं जानते ना? ये होती है एडिटिविटी की, एडिटिविटी। चार्ज ऐड होता है, ठीक है ना? और सेकंड प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन की। किसकी? क्वांटाइजेशन। और थर्ड है कंजर्वेशन की। क्लियर?
तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी कह लीजिए, वो कितनी होती है? 3। देयर आर 3 फंडामेंटल और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। फर्स्ट प्रॉपर्टीज नेम एडिटिविटी, सेकेंड क्वांटाइजेशन एंड थर्ड कंजर्वेशन। यही 3 प्रॉपर्टीज होती है बच्चों, है ना। चलिए अब एडिटिविटी बात कर लेते हैं कि एडिटिविटी का मतलब क्या होता है। जैसे आपसे कहा गया ये एक सिस्टम है, क्या बच्चों? एक सिस्टम है और इस सिस्टम के इस पॉइंट पर चार्ज है +Q1, यहाँ पे है -Q2 और यहाँ है +Q3, यहाँ है -Q4, और आपसे पूछा गया कि इस सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होगा। इस सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होगा आपसे पूछ लिया गया। तो आप कहोगे सर Q1 + Q2 + Q3 + Q4, यही होगा ना? गलत है ये Q1 - Q2 और +Q3 - Q4, मतलब साइन के साथ ही ऐड करना है आपको, ठीक है ना। तो टोटल चार्ज जब भी बताएंगे साइन के साथ ऐड करेंगे। तो Q1 + -Q2 तो Q1 - Q2 + Q3, फिर +-Q4 तो +-Q4, इस तरह से कुछ ऐड होगा। तो इस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज ये हुआ, इसको बोलते हैं नेट चार्ज ऑन द सिस्टम। क्लियर? सिस्टम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सिस्टम अपने आप में एक स्फीयर भी क्या है? एक सिस्टम है। कोई कंडक्टिंग बॉडी है, वो भी क्या है? एक सिस्टम अपने आप में। हम भी क्या है? एक सिस्टम है। आप भी क्या है? एक सिस्टम है। सब सिस्टम है, ठीक है। तो चार्ज हमेशा क्या होता है? ऐड होता है साइन के साथ। इसको बोलते हैं एडिटिविटी की प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी? एडिटिविटी की प्रॉपर्टी। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है एक फिक्स अमाउंट में चार्ज इंक्रीज करना। किस अमाउंट में? एक फिक्स अमाउंट में चार्ज इंक्रीज करना, या हो सकता है ये कह लीजिए। कैसे? मतलब ये जो क्वांटाइजेशन का बेसिक मतलब है वो वही है, फिक्स अमाउंट में। जैसे कि किसी बॉडी से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो कितना चार्ज आएगा उस पर? कुछ चार्ज आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो चार्ज आएगा। क्या आप 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे उससे? 2.5 इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे ना। अगर जब 1.5 और 2.5 नहीं निकाल पाएंगे तो ये क्या है? 1 2 3 4 5 ऐसे ही निकलेगा ना। इसको बोलते हैं इंटीजर्स में आप निकाल रहे हैं। किस में निकाल रहे हैं? इंटीजर्स में निकाल रहे हैं। और जब इंटीजर्स में निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, या इंटीजर्स में उसमें अंदर घुसा देंगे इलेक्ट्रॉन को, तो क्या है? एक फिक्स अमाउंट है। मतलब 1 में जब आप 1 जोड़ेंगे तो 2 बनेगा, है ना। 2 आएगा, फिर 2 में आपने 1 ऐड किया तो कितना आया? 3 में 1 ऐड किया तो कितना आया? 4। मतलब ये 1 क्या ऐड कर रहे हैं? ये बेसिक है। 1 क्या है? बेसिक। तो क्वांटाइजेशन का जो मीनिंग है ना वो है इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल ये है इसकी बेसिक मीनिंग, ठीक है ना। लेकिन चार्ज के बारे में बात हो रही है तो क्वांटाइजेशन का मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। बेसिक चार्ज, क्लियर? बेसिक चार्ज कितना होगा भाई? 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वही क्या होता है? बेसिक चार्ज या फंडामेंटल चार्ज। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज को हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन। मतलब आप 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो स्मॉल ई चार्ज आएगा। कितना चार्ज आएगा? ई, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आएगा, 2 ई हो जाएगा, है ना। अगर 3 इलेक्ट्रॉन आपने निकाला तो 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन निकाला तो 4 ई, डॉट 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 n इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो n ई। लॉस किया आपने, उस हाथ से क्या किया? लॉस किया। तो सब किस में आएंगे? प्लस में आएंगे। चार्ज किस में आएगा? अब यही इलेक्ट्रॉन अगर प्रवेश कराएंगे, उसके अंदर घुसेड़ डालेंगे, है ना, बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन को दे दिया आपने, है ना, चलो भाई इलेक्ट्रॉन ले लो, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब ले लिया तो क्या किया? गेन किया, इंटर्स करा दिया अपने इलेक्ट्रॉन को। तब क्या होगा? यहाँ पे माइनस हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। तो प्लस माइनस हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो फाइनली एक फार्मूला निकल गया प्लस माइनस एनी। इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज। ये भी अमाउंट ऑफ चार्ज है, ये भी अमाउंट ऑफ चार्ज है,
ये भी अमाउंट ऑफ चार्ज है, ये भी अमाउंट ऑफ चार्ज, सब अमाउंट है। लेकिन एक जनरलाइज करने के लिए अगर n इलेक्ट्रॉन निकला, सपोज करो n का मतलब वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10, 20, 50, 100, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 मिलियन, 2 बिलियन, कुछ भी, तो आप जनरलाइज कर सकते हो अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज कितना हो सकता है, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। तो इस फार्मूले का यूज़ करके हम चार्ज का अमाउंट निकाल सकते हैं। क्लियर? यहाँ N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये एग्जाम में पूछता बच्चों, ठीक है ना। और E क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। क्या है ये, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बेटा। इलेक्ट्रॉनिक मतलब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, वेरी गुड, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है ना। तो यही है क्वांटाइजेशन। तो पढ़ा था ये सब चीज़ें पहले फर्स्ट चैप्टर में, कुछ पढ़ा था, ठीक है। तो इसीलिए हम स्पीड चल रहे हैं। बहुत स्पीड नहीं लग रहा है ना आप लोग को, स्पीड में लग रहा है ना, ठीक है। क्या करें, सिलेबस आपको ले चलना है थोड़ा सा तेज़ी से, क्योंकि जून का मंथ चल रहा है और ख़त्म होने वाला भी है। जो चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा जल्दी से, पता भी नहीं चलेगा आपको, है ना। अब तक तो 3rd चैप्टर 3 चैप्टर कंप्लीट कर देना चाहिए था, लेकिन क्या करें, आपके सर चले गए, है ना, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन समझ में आया नहीं बात है? कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न? अगर कहीं पे भी कन्फ्यूज़न हो बच्चों, आप बेशक पूछ सकते हो, कोई डाउट हो, बिना डरे, बिना किसी हेजिटेशन की कि सर ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि हमारा काम क्या है, आपके डाउट्स को क्लियर करना। आप इसलिए तो यहाँ पे आ रहे हो ना, कि जो स्कूल्स में कन्फ्यूजन्स है, जो नहीं समझ में आ रही चीज़ें, कैसे इसको हम लोग अंडरस्टैंड करें, ये सारी बातें हम यहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे। कंजर्वेशन का मतलब होगा कोई चीज़ कांस्टेंट रहे। क्या रहे, कांस्टेंट। तो हम जब बात करेंगे कांस्टेंट की, तो एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम 11th क्लास में पढ़ा होगा। वो सिस्टम जो किसी से मतलब ना रखे, मतलब जो ना मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज ना कर सके, उसे क्या कहें, आइसोलेटेड। जो बिल्कुल तन्हाई में अकेला पड़ा हो बेचारा, है ना। जैसे कोविड में क्या होता है, आइसोलेशन वार्ड बना होता था, कोविड में आइसोलेट कर देते थे, उससे कोई मतलब नहीं रखता था, है ना। तो कंजर्वेशन का मतलब टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। रिमेंस कांस्टेंट का मतलब वो कभी चेंज नहीं होगा। मतलब जब ना एनर्जी के कांटेक्ट में होगा, एक्सचेंज होगा ही नहीं, तो चार्ज जैसा है वही चार्ज अनंत काल तक क्या रहेगा, रहेगा उसके पास। क्लियर, वो कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। क्लियर है भाई। जैसे अगर इसको हम रख दें ऐसे सिस्टम, आइसोलेट कर दें, ना एयर कांटेक्ट में ना किसी कांटेक्ट में हो, बिल्कुल किसी से मतलब किसी कांटेक्ट में ना आए, इसका एक्सचेंज ही ना हो पाए, तो जो चार्ज आपने दिया है वो चार्ज क्या रहेगा, पड़ा रहेगा ना, वो कभी डिस्ट्रॉयड नहीं होगा, कभी डिस्ट्रॉयड नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, और ना कोई एक्स्ट्रा चार्ज इस पर आएगा भी, तो कांस्टेंट है। अब इसी बात को आप दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हो। इसी बात को कैसे कहोगे, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, nor be destroyed, but it can be transferred from one body to another। क्लियर ना बेटा। ये है चार्ज की प्रॉपर्टी, तीनों बेसिक प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चार्ज ना ही आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकती हो, ठीक है, वेरी सिंपल। तो यही है कंजर्वेशन।
तो ये आपको नोट करना है बेटा कि हम इसको एरेस्ट करें, एरेस्ट करें। ओके, किसी भी बॉडी पर चार्ज कैसे क्रिएट हो सकता है, कितने मेथड्स हैं आपको पता है बेटा? चार्ज इंड्यूस्ड होने के मेथड, एक होता है, आपने पढ़ा होगा, बुक से पढ़ भी सकते हो, बाय फ्रिक्शनल मेथड, बाय इंडक्शन और बाय कंडक्शन, बड़ा है ना। तो फ्रिक्शन में क्या होता है, एक बॉडी को जो हम दूसरी बॉडी में रब्ड करते हैं तो एक बॉडी पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज। क्लियर? जैसे किसी कॉम्ब को ड्राई हेयर में अगर आप रब करें तो कॉम्ब पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव नेगेटिव बेटा, श्योर हो? एक सिल्क ले लें और एक हम ग्लास रॉड ले लें, तो ग्लास रॉड को जब सिल्क से रब करेंगे तो सिल्क और ग्लास पे कौन सा चार्ज का नेचर होगा, पॉजिटिव किस पर होगा, किस पर नेगेटिव होगा, किस पर पॉजिटिव किस पर नेगेटिव, सोच के बताइए। एक ग्लास रॉड है और एक सिल्क से आपने रब्ड किया तो किस पर पॉजिटिव आया, किस पर नेगेटिव आया? तो याद रखना बच्चों, एग्जाम में पूछता है 1 नंबर में, 1 मार्क्स में, बोर्ड एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दे देगा शॉर्ट में। ग्लास पे पॉजिटिव आएगा, सिल्क पे आएगा ऑलवेज नेगेटिव। अगर एबोनाइट रॉड हो और उसको कैट स्किन से रब्ड करेंगे, किससे? कैट स्किन, बिल्ली की खाल से। ये सब रिसर्च किया गया है, साइंटिस्ट बहुत रिसर्च किए हैं और वो सारी बातें आपके बुक्स में लिखी गई हैं। वो हम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि वो सब किसी काम का नहीं है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो आपसे पूछ सकता है, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसको जाके बुक से रीड करना सेल्फ खुद से, ठीक है। एबोनाइट रॉड पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कैट स्किन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ठीक है। अभी आप अभी स्केल जो होता है जनरली प्लास्टिक का स्केल से आप रब करिए और पेपर पीस पतला पतला फाड़ लीजिए, देखिए अट्रैक्ट करता नहीं करता, अट्रैक्ट कर लेगा। तो अट्रैक्ट कौन करता है, पॉजिटिव वाला। तो उस प्लास्टिक पे कौन सा आया, पॉजिटिव, तो उस पर अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे, ठीक है। और चार्ज हमारा रेस्ट में है, किस में है, रेस्ट में। तो रेस्ट पर ही एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ निकल के आया कूलम्स का, जिसे कहते हैं कूलम्स लॉ। तो हेडिंग आपकी रहेगी कूलम्स लॉ। इसके बाद कूलम्स लॉ, हेडिंग लगाए बच्चों, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट किसी को याद है बच्चों आप में से? कूलम्स लॉ किसके लिए वैलिड है? जब चार्जेस रेस्ट में होंगे तभी कूलम्स लॉ वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। जैसे हमने कहा कि एक चार्ज बॉडी ये है A, एक दूसरी चार्ज बॉडी है B, यह A और ये है B, इसका ये सेंटर है, इसका सेंटर ये है, इन दोनों को मिलाने वाली ये क्या है, लाइन ज्वाइनिंग है, क्लियर। इनके बीच का डिस्टेंस हमने सेंटर से डिस्टेंस कितना लिया, स्मॉल r, कितना लिया, स्मॉल r। इस पर चार्ज है +Q1, सब जगह पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर बेटा। इस पर चार्ज कितना है, +Q2, सब जगह पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या करेंगे, ये प्लस प्लस को क्या करता है बच्चों, रिपेल करता है, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है, याद रहेगा ना। तो इस अट्रैक्शन और रिपल्सन का कंबाइंड नेम मालूम है क्या है? अट्रैक्शन या रिपल्सन का कंबाइंड नेम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहेंगे? हाँ, तो ये जो फोर्स लगता है या तो रिपल्सन का होगा या तो अट्रैक्शन का। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, रिपल्सन वाला। इस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप रिपल्सिव फोर्स भी कह सकते हो, लेकिन जब भी बात आपसे पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में या न्यूमेरिकल्स जो बन के आएंगे, वो रिपल्सिव अट्रैक्टिव कभी नहीं आपसे कहेगा। क्या इसके बीच रिपल्सिव फोर्स लग रहा है तो कितना फोर्स लग रहा है निकालिए, ऐसा नहीं पूछेगा आपसे। आपसे क्या पूछेगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये आपसे इस लैंग्वेज में बात करेगा।
तो आपको क्वेश्चंस का लैंग्वेज समझना है, ठीक है ना। अब आपको तो पता है कि प्लस प्लस को रिपेल करता है, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है। इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो दोनों की जो फोर्स होगी, वैल्यू होगी, वो इक्वल होगी। क्या होगी? कैसे इक्वल होगी? न्यूटन के थर्ड लॉ से। आपने पढ़ा होगा, अगर कोई हम पर फोर्स अप्लाई करेगा, एक्शन करेगा, तो हम भी उतना पर क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे, नहीं करेंगे? अगर ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में फोर्स F लगा करके, तो क्या ये चुप बैठेगा? ये भी क्या, अगर हम भी रिपेल करना जानते हैं तो ये भी क्या करेगा? इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, उतने ही फोर्स से। क्लियर? क्लियर ना? तो एक्शन रिएक्शन लॉ से दोनों फोर्सेस क्या होते हैं? इक्वल अपोजिट होते हैं। और कभी भी एक्शन रिएक्शन एक दूसरे कैंसिल नहीं करते। जहाँ एक्शन होता है वहाँ रिएक्शन ज़रूर होता है। आपने एक्शन किया है अर्थ पर, तो अर्थ भी आप पर क्या की है? रिएक्शन अप्लाई किया, तभी आप बैलेंस में टिके हो, है कि नहीं? और तभी आपको अपना वेट फील होता है कि हमारे अंदर वेट है। अभी झूला झूलने वाला जो होता है, गोला वाला झूला, उससे जब ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता, लगता है कि ज़मीन निकल गई नीचे से, प्राण निकल गया, डर लगता है, बड़ी जोर से चीखते चिल्लाते हैं ऊपर से, है ना। तो ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ रिएक्शन फोर्स क्या होता है? बिल्कुल बेटा नेग्लिजिबल होने वाला होता है। और जब नेग्लिजिबल होने वाला होता है तो उस समय अब इस तरह सिस्टम बना होता है, उतनी स्पीड रखते हैं, जैसे नेग्लिजिबल होने वाला तुरंत वहाँ पे रिएक्शन फिर से अपना काम शुरू कर देता है। अगर रिएक्शन बिल्कुल ज़ीरो हो जाए तो अब वहीं भी एक्सीडेंट हो जाएगा। क्लियर? दुर्घटना तुरंत होना निश्चित है। तो जहाँ एक्शन होगा वहाँ पे रिएक्शन ज़रूर होगा। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट